हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी 61 इम्पॉर्टेंट रूल्स की क्लास चल रही है, एक सीरीज़ चल रही है। तो उसके हम आज रूल नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं रूल नंबर 11 तक, तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है उसी पर्पज़ से ये क्लासेस हो रही हैं। सो ध्यान से आपको पढ़ना है, और जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने कराए हैं उनकी तो प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली कर लेनी है। उसके अलावा नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे अगर कर लोगे तो आपके लिए और फ़ायदा है। ठीक है, बाकी वो रूल्स पढ़ने के बाद जो भी मैंने आपको बताया और आगे जो रूल्स पढ़ाऊँगा उनको पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाने हैं बस। ठीक, इसके अलावा आपको ये रूल्स पढ़ने के बाद कुछ और नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ ये रूल्स पढ़ो और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाओ, और जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, जो रूल्स बताए जा रहे हैं, जो चीज़ें आपको बेसिक बताई जा रही हैं उनको फॉलो करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी कोई भी एरर ऐसी नहीं बचेगी जो आप ना कर पाओ, जब आपके सारे रूल्स ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है, बढ़ा जाए आगे। चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर, कौन सा? रूल नंबर 12। क्लियर है बात? तो भाई साहब, ये रूल हमारा क्या कहता है? देखो, इस रूल के पहले कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे कि हम सबको मालूम है कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? हम ये भी जानते हैं नाउन भी होता है, और हम ये भी जानते हैं कि वर्ब भी उस सेंटेंस में होती है। ठीक, तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल हमारा ये कह रहा है, यदि, अगर, इफ़ किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मैनी से शुरू होता है, या फिर मतलब मैनी जो शुरू होता है मैनी नंबर होता है मान लो, ठीक, तो फिर वहाँ पे जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? मैनी क्या है हमारा, प्लूरल है कि नहीं है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नाउन आएगा हमारा, दैट विल बी प्लूरल। ठीक है बात? और वर्ब ऑब्वियस सी बात है, वो भी हमारी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में अ मैनी लिख करके आ जाए, अ मैनी या फिर अ नंबर इस तरह से लिख के आ जाए, तो हमारा जो नाउन होगा दैट विल ऑल्सो बी प्लूरल। ये ए के चक्कर में मत पड़ जाना कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसमें सिंगुलर लगा देंगे ना। अ नंबर, अ मैनी, ऐसे सेंटेंस जब आपको मिलेंगे एरर्स में, तो वहाँ पे भी आपका जो नाउन होगा दैट विल बी प्लूरल, एंड जो आपकी वर्क होगी दैट विल ऑल्सो बी प्लूरल। क्लियर है बात? तीसरी चीज़ मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में मैनी आ जाए, अब ध्यान से समझना है ज़रूर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेंटेंस में आ मैनी आ जाए तो मैंने आपको बताया है जो नाउन आएगी प्लूरल आएगी, जो वर्ब आएगी दैट विल ऑल्सो बी प्लूरल। बट अगर किसी सेंटेंस में मैनी आ जाए, अगर ए आपका बाद में आ जाए, तो वहाँ की जो नाउन होगी दैट विल बी सिंगुलर। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। एंड जो वर्ब आएगी दैट विल ऑल्सो बी सिंगुलर। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में द मैनी आ जाए, सुन रहे हो, द मैनी आ जाए या फिर द नंबर आ जाए, इस तरह से आ जाए, तो वहाँ पे कैसा होगा हमारा नाउन? दैट विल बी प्लूरल। बट हमारा जो वर्ब होगा दैट विल बी सिंगुलर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट वो द मैनी या फिर द नंबर से शुरू हो रहा है, तो वहाँ पे आपकी जो नाउन होगा वो तो प्लूरल आएगा, बट जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी आएगी? वो होगी सिंगुलर। इसको कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पांचवी चीज़ मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, किसी सेंटेंस में अगर मोर देन टू आ जाए, देखो ये सब जो रूल्स हैं उनका निचोड़ है, ऐसा ध्यान रखना। किसी सेंटेंस में अगर मोर देन टू आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जो नाउन आएगी वो क्या आएगी? वो प्लूरल आएगी, और जो हमारी वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू हो गया, दो से ज़्यादा हो गया। ठीक है बात? दो से ज़्यादा अगर कहीं सेंटेंस में हो जाता है तो प्लूरल में ही जाता है। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। चलो अब छठवां ध्यान रखना, इसी से मिलता जुलता है क्या,
अगर मोर देन 1 आ जाए, आप कहोगे सर यार मोर देन 2 में 2 से ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लूरल लगा रहे हो, मोर देन 1 में यहाँ पे 1 से ज़्यादा ही तो हो रहा है, तो फिर यहाँ पे आप क्या लगाने वाले हो? मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मोर देन 1 होगा तो वहाँ पे नॉन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आप कहोगे ऐसा क्यों? तो इस रूल को ध्यान रख लेना। ऐसा इसलिए अगर 2 से ज़्यादा होता है, मोर देन लगा होता है, तो वहाँ पे हम प्लूरल बनाते हैं नाउन एंड वर्ब भी प्लूरल बनाते हैं। बट अगर मोर देन 1 होता है, 1 से ज़्यादा होता है, 2 से कम होता है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर बनाते हैं वर्ब भी और नाउन भी। क्लियर बात है? अब मोर देन 1 की बात है, अब सातवीं चीज़ देखना, यहाँ पे बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होने वाले हो। क्या? अगर मोर देन नहीं, अगर मोर पर्सन्स देन 1 आ जाए, अगर पर्सन की बात आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे आपका नाउन प्लूरल बनेगा और वर्ब भी प्लूरल ही बनेगा। ठीक है, ये तीनों को एक साथ आपको पढ़ लेना है। ठीक, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है बहुत ही बुरी तरह से। आगे बात समझ में? तो ये रूल आपको इस तरह से करना है याद। अब मैं करने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी क्या, इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब शुरू करते हैं इससे एग्जाम्पल्स, और उससे आपको थोड़ा सा अच्छे से और क्लियर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। अब एग्जाम्पल्स से हम समझेंगे जो भी रूल्स हमने पढ़े। एक बार फिर से देख लो इन सारे रूल्स को। ये हैं आपके रूल्स। किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मैं ही नंबर आता है तो नाउन प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा। किसी सेंटेंस में अगर अ मैनी आता है या फिर अ नंबर आता है, यानी ए जो है वो आपका पहले आ जाता है, तो वहाँ पे भी नाउन प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर ए बाद में आ जाता है किसी सेंटेंस में मैनी के बाद, तो वहाँ पे सिंगुलर ही होगा, नाउन भी और वर्ब भी सिंगुलर होगा। किसी सेंटेंस में अगर द मैनी या द नंबर द से शुरू होता है, तो वहाँ पे जो हमारा नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, बट जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। उसी तरह से मोर देन 2 आएगा तो दोनों के दोनों प्लूरल होंगे, नाउन एंड वर्ब। मोर देन 1 आएगा तो हमारे दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। बट अगर मोर पर्सन्स देन 1 आएगा, अगर पर्सन्स की बात हो जाएगी, तो वहाँ पे दोनों के दोनों नाउन एंड वर्ब प्लूरल हो जाएंगे। क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है। अब चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, आपको और क्लियर होने वाला है बहुत ही अच्छे से। तैयार हैं आप लोग पहले एग्जांपल के लिए? चलो पहला एग्जांपल है आप, ये रहा आपका पहला एग्जांपल। मैनी आ गर्ल्स वो गोस टू कॉलेज इन टाइम। ठीक है, देखो मैनी लिखा हुआ है और आगे लगा हुआ है ए। ठीक, यानी इसके हिसाब से नाउन हमारा क्या बनेगा? सिंगुलर बनना चाहिए ना। ऊपर देखो रूल में क्या पढ़ा है हमने, अगर मैनी के बाद ए आ जाता है तो नाउन भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर होती है। ठीक, तो यहाँ पे नाउन हमारा क्या है? गर्ल, तो हमारा सिंगुलर कौन सा है? ये सिंगुलर है हमारा, गर्ल नाउन है, और गर्ल्स जो है हमारा प्लूरल है, इसलिए ये गलत होगा और ये आपका सही होगा। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अब देखो उसी से हमारा वर्ब बनेगा। वर्ब क्या बनेगा? गो हमारा प्लूरल वर्ब है और जो हमारा गोस है वो सिंगुलर वर्ब है, तो गोस हमारा यहाँ पे सही होगा, ना कि गो गलत हो जाएगा, गोस हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? ओके रिपोर्ट है। चलो जी, आप देखते हैं हम अपना अगला एग्जाम। अब लिखा हुआ है अ गुड मैनी गर्ल और गर्ल्स गोज टू कॉलेज। ठीक है, अब देखो ए पहले लगा हुआ है, ठीक, और मैनी उसके बाद आया है। हमने क्या पढ़ा था? अ गुड मैनी आएगा तो जो हमारा नाउन होगा दैट विल बी प्लूरल, और जो हमारी वर्ब होगी वो भी क्या होगी? प्लूरल। ये ऊपर पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा था? देख लो, अ मैनी ये पढ़ा था हमने, अ मैनी, तो नाउन भी प्लूरल और हमारी तो वर्ब भी प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गर्ल सही होगा और यहाँ पे हमारा गो सही होगा, गोस गलत हो जाएगा, गर्ल गलत हो जाएगा। क्लियर है बात? प्लूरल हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा आपका थर्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होगा? मैनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा। आपको बताना यहाँ पे किस पार्ट में एरर होने वाली है। ध्यान से देखो, मैनी के बाद लगा हुआ आ बाद में लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन क्या होगा हमारा? सिंगुलर होगा। ठीक है, और जो वर्ब होगा क्या होगा? ये वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा? दैट विल ऑल्सो बी सिंगुलर। तो हैव यहाँ पे गलत हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे हैज़ सही होगा। क्लियर है बात या नहीं? ओके रिपोर्ट है या नहीं? अगला करें, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे फिर। ये रहा आपका अगला एग्जांपल। इसमें क्या कह रहा है? अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स
हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, देखो ए देखो पहले आ गया, और हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, अगर मैनी के पहले ए आएगा तो जो हमारा नाउन होगा क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, और जो वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या बनेगा, वो भी प्लूरल बनेगा। देखो ये चीज़ फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसा तो ये भी सही है, ये भी सही है, इस सेंटेंस में नो एरर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके लिए। जैसे लिखा हुआ देखो द वाला आ गया, द नंबर या फिर द मैनी करके आता है, तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स, क्या सही होने वाला है यहाँ पे, वॉज या फिर वर फेल्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या सही होने वाला है, देखो द आ गया हमारा नंबर के पहले। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, देखो रूल में मैनी के पहले अगर द आ जाए या फिर नंबर के पहले द आ जाए या फिर द किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए मैनी या नंबर के पहले, तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, हमारा नाउन तो बनेगा प्लूरल, बट जो हमारा वर्ब बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा, दैट विल बी सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो हमारा प्लूरल बन जाएगा, यानी यहाँ पे तो हमारा स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल होना चाहिए। बट जो हमारी वर्ब है यहाँ पे, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, दैट विल बी सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज सही होगा, ना कि वर। ओके, रिपोर्ट है कि नहीं है, समझ गए, बारीकी से समझिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर्स इसकी आती ही आती हैं। ठीक है जी, आगे बात समझ में, बात रूल नंबर 12। अब बढ़ते हैं हम आगे रूल नंबर 13 की तरफ। चलो जी, इस अकेले रूल में ही हम बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरू करा जाए, इसको हम सीधे शुरू करेंगे एग्जाम्पल से। ठीक, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इतना पढ़ लिया है तो इसका जवाब आपको आना चाहिए। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स who is always alert। आपको बताना है इसमें क्या एरर है। ठीक, या फिर ये नो एरर है। क्या आपको समझ में आ रहा है कुछ इसमें क्या होने वाला है। देखो मिस्टर शर्मा यहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग लगा है इज़, ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक, ये भी हमारी सही है, ये भी हमारी सही है, दोनों सिंगुलर हैं। ठीक, उसके बाद लगा है वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। और वन ऑफ के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, तो वो कैसा आता है, कैसा आता है, हमने क्या पढ़ा था, दैट इज़ प्लूरल। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने ये पढ़ा था कि वन ऑफ के बाद कोई नाउन आएगा तो वो आएगा प्लूरल, ये पढ़ा था हमने अभी तक। और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर। हमने यही तो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यही पढ़ा था ना हमने। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आने वाला है, वन, देखिए ये तो रूल सही है, बिल्कुल ये करेक्ट है, बट अगर वन ऑफ के बाद आपको नाउन आ रहा है तो वो तो हमारा प्लूरल आएगा ही आएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर बात, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे कि हु हो गया, वॉट हो गया, विच हो गया, ठीक है, हाउ हो गया, ठीक, हुज हो गया, यानी अगर कोई WH वर्ड आ जाए या फिर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी इसके पहले जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आपका सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है एज अ रूल। ये रूल आपको इस एग्जांपल के थ्रू मैंने यहाँ पे रूल नंबर 13 में बताया है। क्लियर है बात, इसको हिंदी में लिखना है तो इसको हिंदी में लिख लो। कैसे लिखोगे, क्या करोगे, आपको लिखना है रिलेटिव प्रोनाउन
रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट अपने पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब लेता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे आया रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब थी या फिर अगर वर्ब भी होती तो किसके अकॉर्डिंग लगती? जो यहाँ पे आपका नाउन था। अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी, अगर ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा नाउन तो यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी दैट विल बी प्लूरल, यानी इसको हटा करके हम क्या कर देंगे यहाँ पे वॉज। दिस विल बी करेक्ट। नहीं, हाँ, इसको वॉज नहीं यार, इसको हटा के हम करेंगे आर। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको हटा के हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम कर देंगे आर। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? ये रूल आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट चल रहा है दिमाग में? ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? चलो जी आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको समझना। यहाँ पे ओनली का भी खेल होने वाला है। कैसे? मिस्टर शर्मा, सेम चीज़ है, अभी सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मिस्टर शर्मा इज़ ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज या फिर आर ऑलवेज अलर्ट। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे क्या एरर होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल आपका बदलेगा। कैसे बदलेगा? ध्यान दीजिएगा। अगर हम पिछला रूल फॉलो करें तो वन ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये यहाँ पे हमें फ़िलहाल सही दिख रहा है। ठीक, और पिछला रूल फॉलो करें तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं है? है, तो पिछला रूल हमारा अभी तक फॉलो हो रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखें यहाँ पे इज़ है और आर है, यहाँ पे क्या सही होगा? अगर हम पिछला रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम ऑफिसर्स के हिसाब से यहाँ पे आर लगाना चाहिए, हमको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? पर यहाँ पे आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर पिछले सेंटेंस में हम देखें तो यहाँ पे क्या आता है सेंटेंस? वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स। यहाँ पे ओनली जो था, एक की बात कर रहे थे, वो हमारा आवर के बाद लगा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है। या फिर इसको आप ऐसे समझ लो, अगर ओनली सब्जेक्ट के पहले आता है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। ठीक है, और अगर ओनली सब्जेक्ट के बाद आता है तो वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, तो वो जो सब्जेक्ट रहता है हमारा इधर वाला, यानी कि जो यहाँ पे नाउन रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल आती है। आप इसको इस तरह से भी चाहो तो याद कर सकते हो, बट आप इसको अगर लॉजिकली समझो, यहाँ पे ओनली पहले आया है इसके, इस चीज़ के, इसलिए यहाँ पे ये हमारा इज़ यहाँ पे सही होगा, ना कि आर। ठीक है, कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा है? क्लियर है बात? ओके रिपोर्ट है? बढ़ें आगे। चलो जी, अगला एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। नहीं आ रहा तो इंस्टाग्राम उठाओ, मेरे से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके रिपोर्ट है? चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला आपका है, ध्यान दीजिएगा, इसमें सेम उसी तरह का है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। मिस्टर शर्मा इज़ वन ऑफ आवर ओनली ऑफिसर्स दैट है सेम सेंटेंस, इज़ और आर ऑलवेज अलर्ट। अब बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है? सेम सेंटेंस है, बट ओनली हमारा कहाँ आया है? यहाँ पे आ गया है। यानी वन ऑफ तो आया, ऑफिसर्स हमारा ठीक है, यहाँ पे प्लूरल ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हमारा आ गया रिलेटिव प्रोनाउन आरपी हमारा आ गया, ये भी यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओनली क्योंकि हमारा वन ऑफ के बाद आया है, इसलिए यहाँ पे हम जो
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग, ना कि ओनली के अकॉर्डिंग। बट पिछले सेंटेंस में हम लगाई थी ओनली के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओनली हमारा ये जो प्रॉपर हमारा सब्जेक्ट है उसके जस्ट पहले आ गया था। क्लियर है बात या नहीं है? ओके रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी दैट विल बी आर, ना कि इज़। क्लियर है बात, क्योंकि ये भी हमारी प्लूरल है और ऑफिसर्स भी हमारा प्लूरल है। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर है बात, ओके रिपोर्ट है। बढ़ें आगे, चलो जी अब आपको देते हैं एक और एग्जांपल। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता ना करो। बाकी मेरे हिसाब से आप पेन चलाते रहो तो ज़्यादा बेहतर है। लिखा हुआ है इट इज़ आई, हम बोलते हैं ना इट इज़ मी, गलत होता है भाई साहब वो। ऐसे एक डांसर आया था इट्स मी क्रॉकरोच, गलत होता है, इट इज़ आई होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हु इज़ या फिर एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। इस सेंटेंस में क्या एरर है, कुछ समझ में आ रहा है? इट इज़ आई तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब यहाँ पे क्या एरर है बताओ, या फिर नो एरर है? क्या लगता है आपको, क्या एरर है यहाँ पे? देखो इट इज़ आई ये हमारा सही है यहाँ तक, इट इज़ मी नहीं होता, इट इज़ आई होता, सही है। उसके बाद लगा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम क्या पढ़ के आए हैं, जो भी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो हमारी आएगी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम, ना कि इस। ठीक है, तो एम यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बात, ये रूल समझ गया ना? ये रूल गांठ बांध लो एकदम कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी आती है हेल्पिंग वर्ब। बट ये ओनली का केस अलग था, इसलिए मैंने ओनली को आपको अलग से बता दिया कि ओनली को हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। ही इज़, ध्यान से देखिएगा, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स दैट, यहाँ पे बड़ा रूल लगाइए, क्या लगेगा, हैज़ एवर लिव्ड। क्या सही है क्या गलत है बताओ जी? नहीं आ रहा है अब तक तो फिर अपने ऊपर काम करो, बहुत ही अच्छे समझाया मैंने आपको। वन ऑफ लगा है, उसका जो हमारा नाउन आ रहा है क्या आना चाहिए, प्लूरल। प्लूरल है कि नहीं है, यहाँ तो हम पास हो गए। दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ तक भी हम पास हो गए। कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हम पास हो गए। उसके बाद क्या आई है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, जैसा हमारा ये वाला सब्जेक्ट होगा। ये कैसा है, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसका मतलब हैज़ गलत हो गई, क्या होगा यहाँ पे, हैव, ये गलत होगा। इज इट क्लियर, ओके रिपोर्ट है या नहीं? आगे बात समझ में कि नहीं? बढ़ा जाए आगे। अब कुछ मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता भी चुका हूँ, बट आपको रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप पूरी तरह भूल चुके होंगे। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत काम करी हैं आज तक, इससे मेरी एरर्स बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हुई हैं। क्या, एक सेंटेंस मान लो आपको दिया गया है, तो एक सेंटेंस में दो फ्यूचर क्लॉज नहीं आते। ठीक है, ये बात समझ गए? समझ गए या नहीं समझे, या फिर एग्जांपल चाहिए? एग्जांपल देख लो। इफ़, थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं, समझ में आएगा। इफ़ आई शैल कम ही विल गो। दो फ्यूचर क्लॉज आ गए एक ही सेंटेंस में। ठीक है, तो दो फ्यूचर क्लॉज एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, और सवाल ये उठता है कि किसके फ्यूचर टेंस को हम यहाँ पे हटा करके प्रेजेंट में लाएं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर दो क्लॉसेस हमारे फ्यूचर में है तो एक प्रेजेंट में बनेगा, एक फ्यूचर में बनेगा। प्रेजेंट में कौन सा बनेगा, जिसके साथ कंडीशनल वर्ड होगा, जिसके साथ कंडीशनल वर्ड होगा वही हमारा क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है,
इसको भी फटाक से लिख लो रूल। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। तो सेल की जगह क्या हो जाएगा, सेल हमारा यहाँ से हट जाएगा। इफ़ आई कम हमारा यहाँ पर बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब क्या चीज़ है, आपको क्या बताना है, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये 1 था आपका, एग्जांपल नंबर 2 है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है आई शैल कम एंड ही विल गो। अब बताइए, जो मैंने बताया आपको यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है, फटाफट बताइए। आ रहा समझ में? मैंने आपको बताया कि 2 क्लॉज फ्यूचर में नहीं होने चाहिए, तो आप कहोगे यार सर आपने तो बताया है, तो यानी यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत होगा, कोई ना कोई प्रेजेंट में होगा। पर प्रेजेंट में कौन सा होगा बताओ? मैंने आपको पहले क्या बताया, जो कंडीशनल वर्ड के साथ लगा होगा वो पार्ट प्रेजेंट में होगा। यहाँ में कोई कंडीशनल वर्ड दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? सिर्फ 2 क्लॉज दिख रहा है हमको फ्यूचर में। यहाँ पे इसमें आपको एक चीज़ ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है? एक सेंटेंस में 2 फ्यूचर क्लॉज नहीं हो आते हैं। कब? अब यहाँ पे आगे यहाँ पे आकर के लिख लो, अगर वह सेंटेंस कंडीशनल वर्ड के साथ हो तो। ठीक है, कंडीशनल वर्ड के साथ हो। ठीक, यहाँ पे इस सेंटेंस में कहीं कंडीशनल वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ये क्लॉज भी सही है और ये क्लॉज भी सही है, बट यहाँ पे हमारा नहीं हो सकता था पहले वाले एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा कंडीशनल वर्ड के साथ था। ये बात आपको हमें बहुत ही अच्छे से समझानी थी, क्योंकि ऐसी एरर्स आती हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो एक और एग्जांपल लो, अनलेस सी विल अराइव thousands will wait। ये है आपका एरर। भाई ये क्या गलत है क्या सही है? 2 पार्ट फ्यूचर में नहीं हो सकते, पहले तो हमें ये देखना है। ठीक, लेकिन कब नहीं हो सकते? जब उसमें कंडीशनल वर्ड लगा हो। यहाँ पे कंडीशनल वर्ड है लगा हुआ, इसका मतलब 2 पार्ट यहाँ पे फ्यूचर में नहीं हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि कौन से नहीं हो सकते हैं? जिसमें कंडीशनल वर्ड लगा हो। तो इसमें कंडीशनल वर्ड इसमें लगा है, इसलिए यहाँ पे विल हमारा हट जाएगा और अराइव की जगह क्या हो जाएगा? अराइव्स। ठीक है, अराइव भी हमारे यहाँ पे गलत होगा। हमारी यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी, क्योंकि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, इसलिए यहाँ पे अराइव्स होगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखो, अनलेस एड अराइव्स thousands आर स्टार्विंग। अब बताओ अच्छा यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? फटाफट से बताइए क्या हो सकता है। क्या पहले पार्ट में कोई एरर है? कंडीशनल वर्ड है, एट एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, अराइव एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है। क्या कंडीशनल वर्ड के साथ ये फीचर बना? नहीं बना है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एक क्लॉज। दूसरे में आते हैं, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, यानी कि दोनों प्रेजेंट में नहीं बना सकते भाई आप, यानी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते आप। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आर भी गलत है, स्टार्विंग भी गलत है। यहाँ पे क्या हुआ? थाउजेंड्स विल स्टार। ठीक है, एक पार्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो दूसरा पार्ट किसमें होना चाहिए? हमारा दूसरा पार्ट होना चाहिए फ्यूचर टेंस में। क्लियर है या नहीं? ओके रिपोर्ट है या नहीं? आगे बढ़ा जाए। क्लियर है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अब बढ़ते हैं हम रूल नंबर 14 की तरफ। ये आपका आज का लास्ट रूल होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं हम रूल नंबर 14 की तरफ। चलो जी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ विद एग्जांपल्स। एग्जांपल देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा मज़ा आता है ना। अगर मैं आपको सीधा लिखाता ही जाऊँ तो उसमें उतना मज़ा नहीं है, इतना मैं आपको बताऊँगा सिखाऊँगा तो मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है कि नहीं है? बढ़ा जाए आगे। चलो, ये आपका रूल क्या कहता है? आपने सुना होगा हैड और वुड हैव के रूल के बारे में सुना है?
सुना है? जैसे देखो, आपको ये तो पता होगा कि इस सेंटेंस में हैड लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, पढ़ाई होगा, या फिर हैज़ लगा हुआ है, तो वहाँ पे जो वर्ब आती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है। बेसिक की चीज़ है, तो पता ही होगा। पता था कि नहीं पता था? पता होगा। चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं विथ एग्जांपल्स। पहला आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अभी तक उन्होंने पीछे पढ़ा है उसको ध्यान में रखना दिमाग में। इफ़ ही कम्स आई विल गो। क्या इस सेंटेंस में कोई गलत कुछ गड़बड़ी है? देखो, कंडीशनल वर्ड हमारा इफ़ है, सही है। ही सब्जेक्ट हमारा है, सिंगलर है, ठीक है। कम्स हमारा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी ये हमारा सिंगलर है, तो ये भी हमारा सिंगलर ही बनेगा। और कंडीशनल वर्ड लगा है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी हमारा सही है। उसका दूसरा क्लॉज क्या है? फ्यूचर में है। दूसरा क्लॉज फ्यूचर में बन सकता है, अगर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमारा ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बेसिक समझ रहे हो? चलो अब देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। लिखा हुआ है इफ़ ही केम आई वुड गो। क्या है सेंटेंस में गलती है? कंडीशनल वर्ड इफ़ है, हमें दिख गया। ही सब्जेक्ट है, सिंगुलर दिख गया। केम लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। तो क्या दो पार्ट पास्ट में हो सकते हैं? आई वुड गो, कहीं ना कहीं ये भी पास्ट ही तो शो कर रहा है। हालांकि ये पास्ट के हिसाब से यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे केम नहीं होता, यहाँ पे वुड नहीं आता, विल आता। एक बात ध्यान रख लेना, एक और चीज़ यहाँ पे एज अ नोट करके लिख लो। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखवा रहा हूँ भाई, मिलेंगे नहीं आपको ये सारी चीज़ें। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। अगर एक पार्ट पास्ट में हो, पार्ट लिख लो या फिर इसको क्लॉज लिख लो। अगर एक पार्ट या फिर एक क्लॉज पास्ट में हो तो दूसरा क्लॉज भी, ध्यान रखिएगा, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, तो दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही बनेगा। आगे बात समझ में कि नहीं आई? दूसरा क्लॉज भी पास्ट में ही बनेगा। इस बात को दिमाग में डाल लो, जितना जल्दी हो सके, इतना अच्छे से हो सके। ठीक, ये पास्ट था, इफ़ ही केम, ये पास्ट में बना। भले ही इसने फ्यूचर की चीज़ जो थी वुड, विल की जगह वुड हुआ, बट स्टिल ये पास्ट के हिसाब से ही हमारा यूज़, यानी मैं चला जाता। अगर वो आता तो मैं चला जाता, मैं जाता, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट में ही यूज़ हुआ। ठीक है, ये बात समझ गए? चलो जी अगला एग्जाम्पल देखो। अब हैड और वुड हैव में आते हैं। इफ़ ही हैड कम आई वुड हैव गॉन। ठीक, ये सेंटेंस पहले देखो पास्ट में है, पहला क्लॉज, दूसरा ही पास्ट में है। ठीक, दोनों सेंटेंस हमारे फिलहाल तो सही दिख रहे हैं, पास्ट पास्ट हो गया। ठीक, कंडीशनल वर्ड है, ओके रिपोर्ट है। सब्जेक्ट है, ओके रिपोर्ट है। हैड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऑब्वियस बात है जो सेंटेंस हमारा अगला होगा क्लॉज में हमारा वुड आएगा। क्या आएगा? वुड आएगा। ठीक है, वुड हैव गॉन। ठीक है जी, वुड हैव आएगा। ध्यान रखिएगा, कंडीशनल वर्ड जिस क्लॉज में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। कंडीशनल वर्ड जिस क्लॉज में होगा वहाँ हैड लगेगा। इसको लिख लो भाई अच्छे से, भूल मत जाना इसको। कंडीशनल वर्ड जिस क्लॉज में होगा वहाँ हैड लगेगा। कंडीशनल वर्ड यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हैड लगा है। आई वुड हैव गॉन, ये बिल्कुल हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, चलो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं आपको। He said that he would go। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है बताओ? देखो ये पास्ट में है, ये पास्ट में है, पास्ट पास्ट हमारा सही हो गया। ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक, तो ये हमारा वुड यहाँ पे लग सकता है नहीं लग सकता है? बताओ, लग सकता है नहीं लग सकता है? हमारा यहाँ पे लग सकता है, ये सेंटेंस ही हमारा बिल्कुल सही है। ऊपर देख लो, ऐसे हमने यहाँ किया था, इफ़ ही केम आई वुड गो, सही था ना? तो ही सेड दैट, ये पास्ट था, तो ये भी हमारा पास्ट में ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। जहाँ से देखेगा आप कहोगे सर ये तो यार गलत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बता रहे हो आप। देखना, ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन। ये सही है या गलत है? ये भी सही है।
कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वुड लगाओ चाहे वुड हैव लगाओ। यहाँ पे दिक्कत कब होगी, अगर यहाँ पे हैड लगा होता तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। अगर हैड नहीं है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, पुल्ला लगाओ। दोनों सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? ओके रिपोर्ट है या नहीं है? आई बात समझ में? बढ़े आगे। चलो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक हेडिंग के हिसाब से ऐसे लिखा हुआ है गेम ऑफ मेन क्लॉज। अब मैं आपको जो मेन क्लॉज होता है सेंटेंस वो पहचानना सिखाता हूँ। क्लॉज तो हमने सब पढ़ लिया, 1 2 3 4 करके, एक क्लॉज दूसरा क्लॉज पढ़ लिया। पास्ट में है तो पास्ट में होगा, 2 फ्यूचर में नहीं होंगे। कंडीशनल वर्ड है तो 2 फ्यूचर में नहीं होंगे, कंडीशनल वर्ड नहीं है तो दोनों फ्यूचर में भी हो सकते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ डाली, ठीक है। बट अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं गेम ऑफ मेन क्लॉज। मेन क्लॉज एक्चुअल में क्या होता है, विद एग्जाम्पल्स देखेंगे इसको। पहला एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ इफ़ ही केम आई वुड हैव गॉन, ठीक। तो यहाँ पे मेन क्लॉज हमारा क्या हुआ, आपको तो पहले ही ढूंढना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई वुड हैव गॉन इफ़ ही केम, मतलब मैं चला गया होता अगर वो आता। मैं चला गया होता अगर वो आता, तो हमारा जो मेन क्लॉज है वो कहीं ना कहीं ये नहीं दिख रहा है, यानी ये बात मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं चला गया होता अगर वो आता, मेरे ऊपर ही तो है। मेन क्लॉज यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ से आपको ये समझना है। दूसरी बात कैसे समझ सकते हो कि वुड हैव लगा हुआ है, तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया, जो कंडीशनल वर्ड होगा जिस क्लॉज में वहाँ पे हेड लगेगा, अगर अगले पार्ट में वुड हैव लगा हुआ है तो, ठीक। यहाँ पे वुड हैव लगा हुआ है, कंडीशनल वर्ड यहाँ पे है, तो हेड कहाँ लगेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ ही हैड कम। क्लियर है बात? अब जाके हमारा सेंटेंस सही हो पाया। और मेन क्लॉज हमारा ये था, ठीक। अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ़ ही हैड कम आई वुड गो। यहाँ पे क्या गलत है, क्या सही है बताओ? आई वुड गो बिल्कुल सही है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। गलती कहाँ पे है, यहाँ पे हैड नहीं आएगा। क्यों? अब तो सर यार अभी तो आपने बताया इसके साथ कंडीशनल वर्ड लगेगा, वहाँ पे हैड लगाएंगे, बिल्कुल बताया था हमने। पर हमने ये भी बताया कि अगले पार्ट में वुड हैव होना चाहिए, यहाँ पे वुड हैव है नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे इफ़ ही केम होगा एंड देन आई वुड गो, पास्ट फॉलोड पास्ट, यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे ही फॉलो हो रही है पहले सेंटेंस में, बट यहाँ पे वुड हैव लगा है तो वुड हैव के हिसाब से पहले हैड आएगा पहले वाले क्लॉज में, और सिर्फ वुड लगा है तो यहाँ पे हैड का कोई चक्कर नहीं। क्लियर है बात? तो ध्यान से पढ़ना है सारी चीज़ें, एग्जाम के पर्पज़ से आ रही हैं, नहीं करोगे तो फिर आपका ही लॉस है, मेरा तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से करें ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है बात? एक और चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे कम क्या था, एक वर्ब थी, आगे आपको दिखाता हूँ, कंफ्यूज होने वालों। अगर लिखा हुआ इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मेरे पास पैसा होता मैं पुअर की हेल्प कर देता। ये सेंटेंस सही है या गलत है? यहाँ पे वुड लगा हुआ है, ठीक है, वुड हैव नहीं लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैड लगा दिया है, तो क्या सेंटेंस सही है या गलत है? भाई साहब बिल्कुल सही सेंटेंस है। आप कहोगे सर कैसे, आप मुझे बता रहे हो? अरे भैया सुनो तो, ये तो था वर्ब था, कम वर्ब था, ठीक है। मनी नाउन है, नाउन है ना मनी। हैड यहाँ पे पास के सेंस में यूज़ हुआ है, अगर मेरे पास पैसा होता, ये यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है। आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पे वुड भी सही है, यहाँ पे हैड मनी भी सही है। बात आई समझ में? यहाँ पे हैड पास के सेंस में यूज़ हुआ है कि मेरे पास पैसा होता, इस वजह से यहाँ पे ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? बढ़िया, मज़ा आ रहा हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ अलग ही अलग आप सीख रहे हो। यही चीज़ें तो हमें एरर में पास करवाएंगी, 10 में 10 एरर हम करके आएंगे बिल्कुल करेक्ट, अगर हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे तो। ठीक है या नहीं? ओके रिपोर्ट है या नहीं? चलो कुछ 2 एग्जाम्पल और करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास, करेंगे अगली क्लास शुरू, ठीक है। लिखा हुआ है इफ़ ही वुड
have read the instructions, he would not have committed mistakes. ठीक है जी. If he would have read the instructions, he would not have committed mistakes. ठीक है. अब यहाँ पे देखो क्या है, would have यहाँ पे लगा हुआ है सेकेंड क्लॉज में, पहले में भी would have लगा दिया है उन्होंने. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, दो पास्ट फ्यूचर में नहीं हो सकते, दो पार्ट, दो क्लॉज फ्यूचर में नहीं हो सकते. यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे would have लगा है, यहाँ पे would have लगा है. हालांकि है ये पास्ट ही, है ये पास्ट ही, लेकिन विल को वुड किया है ना, इसलिए हम इसको एज अ फ्यूचर पास्ट टेंस मानेंगे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल नहीं हो सकता. अब कंडीशन वर्ड है हमारा इफ़, फिर आया है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, और अगर मैंने आपको क्या बताया, दूसरे पार्ट में वुड हैव लगा हुआ है तो पहले पार्ट में आएगा हैड. तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ ही हैड रेड, ना कि वुड हैव रेड. तो ये गलत होगा पूरा, यहाँ पे हो जाएगा इफ़ ही हैड रेड. क्लियर है बात की नहीं है यार, समझ रहे हो ना बात? नहीं आई तो मुझे तुरंत मैसेज करो. ओके जी, चलो जी अगला एग्जांपल लेते हैं. लास्ट एग्जांपल है आपका, इफ़ वी हैड मोहन. ठीक, इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम, ही नहीं, वी वुड हैव won. ठीक, इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव won, या फिर नो एरर. अब इस सेंटेंस से आपको बताना है क्या होगा. अगर हमारे पास मोहन होता, एक बार बताओ, मोहन कोई क्या है, मोहन क्या है, कोई चीज़ है क्या, पैसा है क्या, या ये किताब है क्या, इंसान है ना वो. तो इंसान के लिए आप सिर्फ वी हैड मोहन कैसे लगा सकते हो. हम कहते हैं इफ़ आई हैड यू होगा, मेरे पास तो मोहन नहीं. अरे नहीं यार, इफ़ आई हैड यू यहाँ पे लगता है. ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ पे हैड के बाद यहाँ पे हैड फिर से आएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे नाउन तो है बट स्टिल ये कोई चीज़ नहीं है. ठीक है, इसलिए यहाँ पे हैड आएगा. इन आवर टीम ही वुड हैव वॉन, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वुड हैव वॉन बिल्कुल सही होगा. यहाँ पे हैड के बाद जस्ट हमारा हैड आ जाएगा. बस इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे 2-3 बार कर लेना. नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ लेना. ठीक है, तो आज की क्लास हम ख़त्म करें यहीं पे. काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने आज. देखो काफ़ी लंबी क्लास हो गई यहाँ पे, करीब 43 मिनट्स की क्लास हो गई यहाँ पर. आज हमने सिर्फ 2 ही रूल पढ़े हैं, 2 या 3 ही रूल पढ़े हैं, 12, 13 और 14. ठीक है, सिर्फ हमने 3 रूल पढ़े हैं यार. आज इतनी लंबी क्लास हुई है पर हमने काफ़ी कुछ आज कवर कर लिया है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस क्लास. ठीक है, और जो भी इंग्लिश क्लास लेना चाहते हैं उनको प्लीज़ ये क्लास शेयर करिए, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और ये रूल्स वो पढ़ सकें ताकि उनको इंग्लिश में फ़ायदा हो. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में.